नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में से कॉलिजन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें क्या कई कंसेप्चुअल बातें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे स्टडी करेंगे। तो स्टडी करते हुए क्या मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट है जो वो मैं आपको क्लियर कराता चाहूँगा, तो उनका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे कि व्हाट इज कॉलिजन, कॉलिजन क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारा ये होता है कि कॉलिजन का मतलब किन्हीं दो चीज़ों को टकराना। ठीक है, कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को टकराती है उसे कॉलिजन बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे कॉलिजन वो कंप्लीट डेफिनेशन या कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है। कॉलिजन की एक्चुअल में जो कंसेप्ट है ना वो ये है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों वो एक दूसरे के ऊपर क्या करें, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते ही है, वैसे भी टेंडेंसी होती है फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने पर उनमें से किसी एक का इफ path of anyone is changed, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाई करें या ना करें, या कोई भी उनके बीच में इंटरेक्शन हो, तो जिस इंटरेक्शन की वजह से अगर उनका किसी का भी एक का पाथ ऑफ मोशन ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मोशन का ही होगा, पाथ तो वैसे भी मोशन का रहता है। पाथ ऑफ मोशन अगर चेंज हो जाए दो में से एक का, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन में क्या हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया या इधर चला गया या किधर भी चला गया तो क्या होगा, अगर उनका किसी भी एक ऑब्जेक्ट है या दोनों का हो जाए, ये इधर चला जाए, ठीक है, या ये रुक जाए या कुछ भी हो जाए, यानी कि अगर दोनों के मोशन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का अगर चेंज आ जाए दोनों में से किसी एक का, तो उसे हम कॉलिजन कहेंगे। अब इसमें नई बात क्या है, नई बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, चेंज ऑफ पाथ है। चेंज ऑफ पाथ है, टकराना नहीं है। वो किस लिए नहीं है, वो आपस में उनका टकराना नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये टू टाइप्स का हो सकता है। क्या हो सकता है, फर्स्ट देयर में भी फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट हो और नहीं हो, नॉट, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। कोई दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने क्या करना, पाथ चेंज कर दिया, तो वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे क्या है कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, हम एक गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कर रहे थे, बम्बार्डमेंट कर रहे थे किनकी, न्यूट्रॉन्स की। तो जो रदरफोर्ड उसमें क्या एटम्स थे, तो उसमें क्या हो रहा था, जो एटम होते हैं या जो बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो जो न्यूट्रॉन्स है उनका एटम के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पाथ को, यानी उनमें से किसी एक का पाथ, क्योंकि फॉइल का तो उसका वेट क्या है, ज्यादा है, न्यूट्रॉन का वेट कम है और उसका वेट क्या बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या वहां तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो हम उसे भी कॉलिजन ही कहेंगे। इसलिए कोई फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो आज से जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स ये समझते थे कि हमने किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट किया, उनसे उनका पाथ चेंज हुआ, तो उसे हम कॉलिजन कहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो मेन जो है कॉलिजन, उसके लिए क्या है, देयर इज चेंज इन पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर के मोशन के अंदर चेंज हो जाए, पाथ में चेंज हो जाए, तो उसे हम कॉलिजन कहेंगे। अब इसके टाइप्स के अंदर देखिए, सबसे सिंपल है पहला
वो है थोड़ा सा भाई किस तरीके से वो टकराए हैं। तो एक तो हो सकता है हेड ऑन, कई तरह के मतलब हो सकते हैं ना, तो हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन जो है उसमें क्या होगा, एक लाइन में होंगे दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोशन है वो क्या होगा, लाइन में होगा, और लाइन में वो एक दूसरे से टकराएंगे और उसी लाइन में उनका क्या होगा, वापस चेंज ऑफ पाथ होगा। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, उसमें क्या होंगे दोनों पाथ, दोनों जो ऑब्जेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है वो हेड ऑन कोलिजन होगा, तो उनमें क्या होगा, उनका दोनों का चेंज ऑफ जो मोशन है, पाथ है, वो क्या होगा, उसी लाइन में होगा, जिस लाइन में वो पहले मूव कर रहे थे उसी लाइन में उनका होगा, तो उसे हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। और इसी के टर्म्स में दूसरा टाइप क्या हो गया, होगा ऑब्लिक। ठीक है, अब हेड ऑन कोलिजन क्योंकि जिस लाइन के अंदर पहले थे उसी लाइन में उनका होगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन भी कह देते हैं। इस वजह से, क्योंकि देखिए आप जिस डायमेंशन में वो पहले मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद भी वो उसी डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए वन डायमेंशनल कोलिजन कहेंगे इसे। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा ये ऑब्लिक। ऑब्लिक के अंदर क्या होता है, जो लाइन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाती है, पहले किसी और लाइन में वो मूव कर रहे थे, वन डायमेंशन में थे, और कोलिजन के बाद में उनके क्या डायमेंशंस बदल गए, किसी एक का, दोनों का बदले जरूरी नहीं, किसी एक का डायमेंशन बदल गया, तो उसे इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल कोलिजन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस, ये टाइप हो गया है कोलिजन का ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक चीज और बता रहा हूं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड भी क्या है, कोलिजन के टाइप्स होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो क्या काम में लेते, काम में इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन और सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कुछ नाम दिए हैं। तो एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा क्या है, ये कोलिजन के टाइप नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये वो जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनके बिहेवियर के टाइप है। कोलिजन तो एक जैसा ही होगा, ठीक है, कोलिजन का कोई टाइप नहीं बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उनमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ये कोलिजन के टाइप जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में कोलिजन तो वो ही है, कोलिजन के अंदर कोई विशेष चेंज नहीं है, लेकिन क्या है कि वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस है या कुछ विशेष इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनके अंदर, इस वजह से क्या हो रहा है, वो कोलिजन का टाइप जनरेट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब मैं जैसे सबसे पहले बात करता हूँ इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किस तरह का कोलिजन, इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इनके पास में, इनकी इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, कोलिजन इनमें क्या होता है, दरअसल में फिजिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल कोलिजन होगा, तो फिजिकली जब एक दूसरे से ये क्या करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, ये इलास्टिक होने की वजह से इनकी शेप नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, शेप में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन शेप, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात, देयर इज इलास्टिसिटी होने की वजह से क्या करेंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी चेंज नहीं होगा। इस वजह से क्या हो जाता है, वो इलास्टिक कोलिजन बन जाता है। अभी मैं थोड़ा सा वापस लेता हूं, सिर्फ अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कोलिजन के टाइप्स है ना, ये इनकी ऑब्जेक्ट्स की, जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इलास्टिक, अगर ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और यदि ये क्या है, कंप्लीट इनइलास्टिक, अब इनइलास्टिक, अगर इनमें क्या है, इनइलास्टिक नेचर हो इनकी, यानी इलास्टिक नेचर नहीं हो, तब इनके बीच में जो कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक होगा। और कभी कभी क्या हो जाता है, इनइलास्टिक एक होता है कंप्लीट इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो उसमें क्या होगा, ये जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, जब परफेक्ट इनइलास्टिक बोलेंगे तब क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो ये क्योंकि ये कंप्लीट इनइलास्टिक है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे।
ठीक है ना, कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल है, हमने क्या किया, एक कोई मडी बॉल है यानी है ना, उसके अंदर हमने क्या किया, एक दूसरा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डाला, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर जैसे टकराते उससे कंप्लीट इनइलास्टिक नेचर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक टुगेदर हो जाएंगे और बिहेव आफ्टर कोलिजन, दे बिहेव लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करेंगे, कंप्लीट इनइलास्टिक नेचर होने की वजह से एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव करने लग जाएंगे, तो वो हो जाएगा कंप्लीट इनइलास्टिक। अच्छा, एक होता है सुपर इलास्टिक। अब सुपर इलास्टिक क्या है, उसमें क्या है, दरअसल में कुछ ऐसा होता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराए और टकराने से क्या होगा, कभी कभी इंटरनल एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिलीज हो जाए तब क्या कहेंगे, उसे हम सुपर इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो एनर्जी, जब इंटरनल एनर्जी रिलीज हो गई, यानी एनर्जी खुद के अंदर से आ जाए, जैसे क्या हुआ, आपने क्या किया है, वॉल बॉम्ब देखे होंगे ना, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, फायर क्रैकर्स होते हैं दिवाली के, उसमें हम क्या करते हैं, दीवार पे मारते हैं, ठीक है, दीवार पे मारते क्या होता है, उसका दीवार के साथ कोलिजन हुआ, लेकिन उसमें क्या है, बारूद है, ठीक है, तो बारूद होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर बारूद जलता है, जल करके इंटरनल एनर्जी रिलीज करता है, तो उस टाइप के कोलिजन को, ये दोनों कोलिजन हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल रूल्स फॉलो नहीं होंगे, वो इंटरनल एनर्जी जो उसके द्वारा रिलीज हुई है वो भी अपना इफेक्ट उस कोलिजन पे डालेगी। तो देखिए आप, ये एक्चुअल में कोलिजन का टाइप नहीं है, ठीक है, अब जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो कोलिजन का टाइप नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन कोलिजन है, बिकॉज ऑफ नेचर, डिफरेंट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नेचर अलग अलग है, ठीक है, उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वजह से ये जनरेट होते हैं। तो एक तरह से कोलिजन को कहना, टाइप कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन क्या करें, ठीक है, उनको एक्चुअली उनके वो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, तो वो क्या है, उन ऑब्जेक्ट की नेचर की वजह से वो कोलिजन बन जाता है। तो क्या बन गया देखिए टाइप, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक, ठीक है, तीसरा कंप्लीट इनइलास्टिक, या कंप्लीट की बजाय थोड़ा सा वर्ड जो और भी अच्छा है, कंप्लीट भी है, परफेक्ट इनइलास्टिक, ठीक है, और चौथा है सुपर इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए ये चार प्रकार के क्या है, कोलिजन है, तो इनमें क्या है, चारों के अंदर, चारों में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, चारों में प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है। तो देखिए सबसे पहले हम नेचुरलाइज करते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ पी। तो जो पी है, मोमेंटम है, वो क्या रहेगा, चारों में मेंटेन रहेगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, चारों में क्या होगा, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, चारों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, चारों में ही मेंटेन रहेगी, कंजर्व रहेगी, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी टकराने के बाद रहेगी। अब यहां हम बात कर रहे हैं क्या है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों प्रकार के जो कोलिजन, चारों प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जब टकराव होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तब मोमेंटम चारों में मेंटेन रहेगा, ठीक है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, हर जब ऑल टाइप ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे तब वो भी मेंटेन रहेगी। अब क्या है, दरअसल में यहाँ आपको हो गया कि यहाँ तो विस्फोट हुआ है तो नई एनर्जी आई है, तो क्या हुआ, आई है, पर वो एनर्जी तो थी तो वही ना, इंटरनल एनर्जी पहले भी इतनी थी, बाद में उसकी फॉर्म बदल गई है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है ये काइनेटिक एनर्जी। देखिए तो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर मेंटेन रहती है, प्लस, ठीक है, प्लस यानी मेंटेन रहती है, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी कोलिजन से पहले थी उतनी की उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कोलिजन होने के बाद, ठीक है। और बाकी तीनों के अंदर क्या रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगी, उल्टा यहां तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो यहां तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज रहेगी और इनमें क्या हो जाएगा, दोनों में डिक्रीज हो जाएगी। दोनों केस के अंदर तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहां क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी की वजह से, क्योंकि वहां क्या हुआ, विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, है ना, कुछ ऐसा चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी थी ना वो भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी मेंटेन्ड है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई साउंड वगैरह, कोई भी चेंज, साउंड, हीट वगैरह कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे साइलेंटली कोलिजन होगा, साइलेंटली क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ पाथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कितनी होगी, क्या होगी, वो उस पर डिपेंड करता है कितना चेंज हुआ है। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी कंप्लीट इलास्टिक में भी क्या होता है, ठीक है, यहाँ भी साउंड, हीट वगैरह प्रोड्यूस, यानी कि एनर्जी का लॉस होगा, इस स्टेज में भी एनर्जी का लॉस होगा। और यहाँ तो क्या है, स्पेशल साउंड क्रिएट होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी, तो इंटरनल एनर्जी की वजह से साउंड एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी भी मिल जाएगी, बहुत तरह की, यानी कि एनर्जी की कई तरह के विजिबल चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। अब फोर्सेस, इन्हीं सभी के अंदर फोर्सेस कौन से अप्लाई हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आप, इलास्टिक जो कोलिजन है उसके अंदर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम ले रहे हैं, पार्ट रोल प्ले रोल करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होंगे। और इन इलास्टिक के अंदर क्या है, कंजर्वेटिव भी होंगे और साथ ही साथ में क्या होगा, अदर फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो ये कंजर्वेटिव प्लस अदर फोर्सेस भी होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी अप्लाई होंगे, ठीक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक वगैरह इसके अंदर कंजर्वेटिव अदर, और इसके अंदर इसमें सेम कंडीशन हो जाएगी भैया, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही रोल प्ले करेंगे, अदर फोर्सेस क्या होंगे, रोल प्ले नहीं कर रहे होंगे। और ये हमें ध्यान भी नहीं देना है, हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है कंजर्वेटिव फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ही करनी है, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैंने आपको चारों तरह के कोलिजन के बारे में समझा दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनके सबके फॉर्मूले बनाते हैं, कोलिजन के फॉर्मूले बनाते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं, अच्छा सबसे पहले लेते हैं हम इलास्टिक कोलिजन, ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक। अब इलास्टिक कोलिजन जो है फर्स्ट टाइप का है, तो देखिए उसमें क्या क्या था, उसमें P कंजर्व था, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व था, टोटल एनर्जी कंजर्व थी, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में इसमें क्या हो रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आप, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर इलास्टिक कोलिजन तो ले रहे हैं, लेकिन वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल, ठीक है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल करते हैं, फिर वन डायमेंशन के बाद में जब ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम टू डायमेंशनल की बात भी कर लेंगे, ठीक है। अब तक हम थोड़ा लिमिटेड स्टडी ही कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, जब ये समझ में आएगा उसके बाद हम अपने लिमिट्स बढ़ाते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, फिर उसको भी एक लिमिट तक ही ओपन करेंगे, फिर हायर क्लासेस में क्या होगा, वो लिमिट और ओपन होएगी, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन भी हो सकती है, या मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए हमने लिमिट क्या किया, हमारे को ऑब्जेक्ट 2 ही हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है,
एक वन डायमेंशनल यानी हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन और यानी वन डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट दो ही है। दो ऑब्जेक्ट है तो इनका एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ठीक है, दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है। अब देखिए ये कोलिजन हो रहा था, इसकी क्या वेलोसिटी होगी u1 और इसकी वेलोसिटी होगी u2, यही होगा, u1 वेलोसिटी होगी और इसकी u2 वेलोसिटी होगी। अब इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है तो देखिए क्या जरूरी है, u2 u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, होना ही चाहिए, तभी कोलिजन होगा, वरना कोलिजन होगा ही नहीं ना। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये u1 क्या होनी चाहिए, u2 से ज्यादा होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, ये एक दूसरे को टकरा ही नहीं पाएंगे, टकराएंगे ही नहीं भाई, ये क्या करेंगे, इसका पीछा ही करता रह जाएगा, इनमें कोलिजन होगा ही नहीं। इसलिए ये तो अंडरस्टूड ही है कि कोलिजन होने के लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो कंडीशन m1 u1 m2 u2। ठीक है, अब देखिए आप इनमें हम क्या करते हैं, ये रूल्स अप्लाई करते हैं। इलास्टिक कोलिजन है और वन डायमेंशनल कोलिजन है, तो इसमें हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रूल है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट ही रहना है। तो देखिए ये कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट m1 की वेलोसिटी हो जाएगी v1, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m2 की हो जाएगी v2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये दोनों आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है। ठीक, और ये बिफोर कोलिजन था। ठीक, तो अब क्या है, ये कह रहे हैं हम जो बात करते हैं फर्स्ट रूल की, फर्स्ट रूल ये है कि मोमेंटम क्या रहेगा, इसमें कंजर्व रहेगा। तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इसको हम रीशफल करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो इक्वेशन है m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, m1 कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, बन गया, ये इक्वेशन बन गई है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं या नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड देखिए छोटा है। ठीक है, ये तो सारा रब कर दूं मैं, ये रब कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या टाइप है, रब कर दिया। इस इक्वेशन को मैं या नोट डाउन कर लेता हूं, क्या बनी है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये इक्वेशन बनी है। ठीक, तो ये किससे बनी है इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मिली है हमारे को, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो अब हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के द्वारा एक इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, सेकंड रूल फॉलो करते हैं। सेकंड रूल ये है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और साथ ही साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड सभी में रहेगी, लेकिन उसको हम उसका अभी तक के सिलेबस में हमारे को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होगा, बिफोर कोलिजन क्या होगी, हाफ m1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहेगी, हाफ से कट गया। ठीक, m1 u1 इज इक्वल m2 u2 m1 v1, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, फिर m1 m1 की जो है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 स्क्वायर माइनस
v1 स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लिया, कॉमन ले लेंगे, m1 और m1 को एक तरफ कर लिया, m1 से रिलेटेड क्वांटिटीज को एक तरफ कर लेते हैं और इधर m2 से रिलेटेड को दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बन गए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या बन गया ये m1, चलो रुकिए एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन गया m1, ये बन गया u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 बन सकता है ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं ना ये। तो देखिए ये बना, तो इससे क्या बन गया m2, ये बन गया v2 माइनस u2 और ये v2 प्लस u2। ठीक है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन नोट डाउन कर लीजिए, जिसने नोट डाउन नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया, m1 और m2 के से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को एक तरफ कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड 1/2 को या 2/1 ठीक रहेगा। 2 इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 1 से डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड किया, तो देखिए आप ये कट गया, ये कट गया, इधर m2 से m2 कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या बचा, v गैप, ये वाला पोर्शन बच गया, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों ऑब्जेक्ट की, टोटल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। दोनों ऑब्जेक्ट की देखिए आप, वेक्टर सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो एक हमें रिलेशनशिप तो क्या मिल गई, टोटल इनिशियल वेलोसिटी, ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इज इक्वल टू टोटल फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करते वक्त काम में ले सकते हैं। यहां पे क्या, टोटल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक, अब मैं ये सब रब डाउन कर दूं, केवल ये वाला पार्ट रख लेता हूं, ये मैं यहाँ वापस ले लेता हूं। तो क्या था, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, टोटल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल फाइनल वेलोसिटी। ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है अभी तक। जब भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल कोई पूछा जाए या कहीं कोई बात हो रही हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या बात कर रहा है, इलास्टिक ही है अभी तक। ठीक है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस u2। ठीक है, ये बन गया। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर रीसेबल करके थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो ये u1 माइनस u2 इधर ले आते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अब सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, ये सिंगल ऑब्जेक्ट की थी दोनों, तो u1 u2, इस u2 को इधर लाया तो माइनस हो गया, और उधर v1 को उधर ले गया तो v2 माइनस v1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या बन गए, रिलेटिव वेलोसिटी बन गई। ये क्या बन गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू 2। m1 की रिलेटिव वेलोसिटी 2 ऑब्जेक्ट के साथ में ये है। ठीक है, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू 1 है। बन गई दोनों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 with respect to 2 is this and relative velocity of m2 with respect to this।
यानी कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी 2 के साथ इक्वल होगी किसकी, इधर 2 की वेलोसिटी ये रहेगी, ठीक है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस तरह से मेंटेन रहेगी, इक्वल रहेगी, सेकंड रिलेशनशिप ये बन गई, ठीक। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m2 इक्वल टू, अब हम क्या है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 2, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इसको पास आने के बोल सकते हैं, ठीक है। दरअसल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मीटिंग बोल सकते हैं, ये मीट करने की। वेलोसिटी ऑफ मीटिंग इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ गए, ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की वेलोसिटी है, देखिए दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या मीटिंग भी बोल सकते हैं, या इसको कोलिजन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों ऑब्जेक्ट जब क्या होगा एक दूसरे के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी जब उनकी जो जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड करेंगे, तो उनकी जो रिलेटिवनेस होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के समान ही होगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसेप्ट बन गया। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद करने का तरीका आपको क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है। देखिए थोड़ा सा उल्टा है थोड़ा, है ना, ये ध्यान रखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, थोड़ा सा ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, दोनों अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा, कुछ भी नहीं बैठेगा। अब ये जो फॉर्मूला इससे हमने ये रिलेशन बनाया था, इस रिलेशन को याद रखना है, और साथ में इसकी लैंग्वेज है ये, इसको याद रखते हुए जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना है या आगे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। अब ध्यान से देखिए, इन सबको रद्द कर दूं मैं, ठीक। अब देखिए यहां v2 माइनस v1, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, v2 इज इक्वल टू निकालते हैं, तो वो क्या निकल गया, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, यही बनेगा v2 इज इक्वल टू, और v1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, v1 को इधर लाए तो ये इधर हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1, ये बन गया v1 और v2 और v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कर सकते हैं ना। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद यही करना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको याद यही करना है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से ये जो रिलेशन, यानी कि इसी की सहायता से तो ये बनेंगे, और इन्हीं की सहायता, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वेलोसिटी, इंडिविजुअल v1 और v2 और v1 फाइंड आउट करेंगे, उसके फॉर्मूले निकालेंगे। भाई उसे फाइंड आउट कैसे किया जाए, क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता हो सकते हैं पर ये पता नहीं होती है, ठीक है ना। तो v2 क्या होगी, v1 क्या होगी, तो इनके हम क्या करें, इंडिविजुअल फॉर्मूले निकालेंगे। अब किस फॉर्म में निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं, पर मैं इसको एक बार रब कर दूं, ठीक। अब ये है फॉर्मूला। अब देखिए फर्स्ट वापस स्टार्ट करता हूं, ऑब्जेक्ट था m1 और m2 ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और इसकी u2 थी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या v1 थी और इसकी v2 थी, ठीक है। अब हमें क्या है, v2 इक्वल टू ये है, v1 इक्वल टू ये मिल गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फर्स्ट वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, प्लस m2 v2, ठीक है।
ध्यान से देखिए आप, V2 की वैल्यू ये है और V1 की वैल्यू क्या है, ये है। इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का कंजर्वेशन है इसमें रख करके, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, रख करके हम क्या कर सकते हैं, V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कुछ हम इसमें क्या करते हैं, यानी कि अगर ये U2 है, V2 है, V2 के अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो हमें V1 वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों को और इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम V2 और V1 का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे बताता हूं मैं। पहले एक फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे, V2 फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे है ना, V1 का डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं फाइंड आउट करेंगे। ये तरीका आना चाहिए और इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बनता भी नहीं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला पता लग जाएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, V2 निकालते हैं, तो V2 की जगह ये रख देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 ब्रैकेट ये रख दिया मैंने, ये क्या हो गया, U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 U1 प्लस, सॉरी ये साइनों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है आपस में, कुछ कट रहा है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कुछ कट रहा हो तो देखो या कुछ ऐड हो रहा हो तो देखो, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए आप, इधर है M1 U1, तो इधर M1 V1 है, ठीक है, और ये क्या है M2 U2, तो M2 U2 को इधर ले आते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ M2 U2 बन गया। ये इधर आता है तो क्या बन गया, ये ट्वाइस ऑफ M2 U2 बन गया। ये माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो गया, तो इक्वल्स टू क्या बन गया, M1 V1 प्लस M1 माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस M1 U1। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये माइनस M2 U2। ठीक है, ये M2 U2 आ गया, और ये क्या है M2, गलती कर रहा हूँ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। हमने क्या किया है, M2 U2 उधर ले गए, ठीक है, ये इधर चला गया, तो इसको हमने क्या कट लगा दिया, निशान लगा दिया, ये इधर आ चुका है। और M2 U2 तो इधर था, तो इस पे भी हमने क्या कर दिया, निशान लगा दिया। अब ये M1 U1 उधर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो बचे वो लिखते हैं, M1 V1 प्लस M2, इसका बहुत ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखोगे U1, M1 U1 M2 U1 प्लस M2 V1, और ये आया M1 U1, इधर आ गया माइनस। कोई गलती तो नहीं की है, M1 V1 M2 U1 M2 V1। ठीक है, M1 क्या किया, M1 V1 M2 U1 M2 V1। तो देखिए यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है। अब इसमें देखिए 2M2 U2 हो ही गया था। ठीक, अब इसमें से देखिए आप इस वाले पार्ट में क्या है, M1 V1 और M1 U, ये है आपका V1, ये तो ये V1 अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, M1 प्लस M2।
और यहां देखिए आप ध्यान से देखते हैं, बाकी की दो बची हुई है u1 वाली टर्म के अंदर, तो इसके अंदर बन गया प्लस u1 कॉमन, और ये बन गया क्या बन गया m2 माइनस m2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बनाना है, पहले v1 फाइंड आउट करने का। अगर v1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनाना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो देखिए ये यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ मैं आपको, v1 और ये m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m2 u2 माइनस u1 m2 माइनस m1 होगा। लेकिन इसको हम प्लस बना सकते हैं, प्लस बनाने के लिए अंदर वाले को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा u1 m1 माइनस। अब हमें क्या v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे हम क्या करते हैं, पूरी को वो कर देते हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, यहां देखिए यह इक्वेशन बनी है v1 इज इक्वल टू 2m1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u। तो देखिए हमारे को एक रिलेशनशिप ये वाली मिल गई है। इसमें हमें क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास पता है और उनकी बिफोर कोलिजन हमें क्या है, वेलोसिटी पता है। तो वो हम मेजर कर ही सकते थे भाई, कोलिजन के पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी, तो उनकी सहायता से फॉर्मूला बन गया, हम फाइनल वेलोसिटी v1 की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और v2 का हम डेरिवेशन न करके इसको यार नोट डाउन कर लीजिए, v1 की और v2 की हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट की हमने क्या किए हैं, दो फॉर्मूले बना दिए हैं, v1 का और v2 का। v1 का हमने डेरिवेशन कर दिया था और v2 का डेरिवेशन हम डायरेक्ट लिख दिया है। उसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, v1 का जो फॉर्मूला है और जब उसी को आप v2 का बनाते हो तो क्या कर लोगे, इंटरचेंज कर दोगे हर चीज को, जो 2 है उसको 1 बना दोगे और जो 1 है उसको 2 बना दोगे। ठीक है ना, तो देखिए आप क्या है, ये v1 और v2 का फॉर्मूले के अंदर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए और उसी से आप दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब 1 है वहां उसको 2 बना दिया। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए आप, v1 तो v2 का बनाना था, 2 का तो 2 ही रह जाएगा, चेंज हो नहीं सकता, m2 का m1 हो जाएगा और u2 का u1 हो जाएगा, और ये तो इंटरचेंज करके यही बनना है। ठीक ऐसे इधर क्या हो जाएगा, m1 का m2 हो जाएगा और m2 का इधर m1 हो जाएगा, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए तो दूसरा फॉर्मूला उसको कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्मूला एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, और जब आपको ये दोनों फॉर्मूले पता हैं तब इन फॉर्मूले का यूज क्या है, इन फॉर्मूले का यूज ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तब उन दोनों ऑब्जेक्ट की अगर हमारे को मास दिए हुए हैं और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है दोनों की, तो हम उनकी सहायता से v1 यानी कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक जितना भी डेरिवेशन यानी कि ये जो करवाया मैंने, वो डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो कंसेप्चुअल पार्ट थे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपको एज इट इज याद कर लेना है। कुछ चीजें हमें क्या होती है, स्पीड अप करने के लिए रटना ही पड़ता है कि जब आपके ऊपर इसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन आएगा तो ये डेरिवेशन निकालने नहीं लगोगे, तब आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम निकालेंगे, थोड़ी डायरेक्ट याद था तो हमने इस्तेमाल कर लिया था, तो ये ठीक वैसे ही फॉर्मूला है, इसे आपको एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, और कुछ अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ कोलिजन का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। ठीक है, कोलिजन के सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। कुछ स्पेशल केसेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। स्पेशल केसेस यानी जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो, तीनों का मास क्या है, इक्वल हो तब। और दूसरा स्पेशल केस है, अगर मान लीजिए उनकी कोई एक ऑब्जेक्ट है वो क्या नाम हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, यानी कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद एक सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन है, वो है कंप्लीटली या परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। उससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे, फिर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन की भी बात करेंगे। तो यानी कि नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए, लेकिन तब तक आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलिजन का सारी नॉलेज होनी चाहिए। जब वो नॉलेज होगी तो उस नॉलेज से हम सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ढंग से स्टडी कर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।